नीतीश कुमार के कारण ही समझिए कि मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। वहाँ के नेता तो जात पात की बात करते हैं, वहाँ के नेता धार्मिक उन्माद की बात करते हैं, वहाँ के नेता तो किसी तरह से वोट लेकर के सत्ता में पहुँचने की बात करते हैं। मिथिला का अस्तित्व समाप्त होने पे आ रहा है। नमस्कार, मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, यहाँ पे एक दो पोस्टर भी लगे हैं। मिथिला से लोग मौजूद हैं जिन्होंने पृथक मिथिला राज्य के लिए मांग की है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दहेज मुक्त मिथिला दिल्ली व ग्रेटर नोएडा समूह को लेकर इन्होंने यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन करा है। हम लोगों से खास बातचीत करेंगे कि आखिर जिस मुद्दे पे आप लोग आए हैं, बिहार में रहकर भी आपको मिथिला अलग राज्य क्यों चाहिए? क्योंकि मिथिला का विकास नहीं हुआ है। मिथिला का भाषा, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। वहाँ पे वहाँ का जो सरकार है एकदम उदासीन है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सरकार कोई भी कुछ नहीं कदम नहीं कर रहे हैं मिथिला के लिए, तो इसलिए हमारा अलग राज्य हो कि हम अपना राज्य का विकास कर सकें। अगर राज्य अलग होगा तो सरकार भी अलग चाहती है। फिर राज्य अलग का मतलब यही होता है कि सरकार अलग हो, सब कुछ फंड अलग मिले हमें, कि वहाँ के राज्य में सब कुछ हो। जैसे बाकी राज्यों का विकास हो रहा है, जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो सारा चीज़ वहाँ भी मिले, और वहाँ के लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। वहाँ का शिक्षा में सुधार हो, अस्पताल में सुधार हो, हर चीज़ में सुधार हो। वहाँ हर चीज़ में दिक्कत है। नीतीश कुमार कहते हैं बहुत सुधार, पहले से तो बहुत सुधार हो गया है। हाँ, बिहार में होता होगा, मिथिला के लोगों को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। कहाँ से हैं आप बिहार में? दरभंगा से। दरभंगा तो आप पूरा कहते हैं कि देश जैसे, मतलब जैसे दिल्ली में पूरा घूमने फिरने का बन गया, वैसे वहाँ बन गया। कहने से नहीं होता है। वहाँ जाके देखिए आप क्या है स्थिति। वहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है और हर घर से लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं। मिथिला का अस्तित्व समाप्त होने पे आ रहा है। लोग अपने भाषा बोलने में भी शर्म कर रहे हैं, इतना वहाँ पे दिक्कत हो रही है हर चीज़ की। तो अलग राज्य होना बहुत जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम प्रवीण नारायण चौधरी। अच्छा, कहाँ से हैं आप बिहार में? मैं नेपाल के विराटनगर से आया हूँ। मिथिला दोनों संप्रभुता संपन्न देश का हिस्सा है और भारतीय संविधान, भारत का निर्माण, भारतीय गणतंत्र का निर्माण 1947 और 1950 में क्रमशः हुआ, लेकिन भारतवर्ष को बनाने में अहम योगदान करने वाली संस्कृति सभ्यता मिथिला आज वही संविधान में सम्मानित नहीं है। बिहार नाम का एक परिकल्पना ला करके मिथिला को उसमें अंदर कर दिया गया, समाहित कर दिया गया, लेकिन मिथिला केंद्रित बिहार के पास कोई नीति नहीं है कि वहाँ की भाषा को कैसे बचाया जाए। वहाँ की जो अनमोल संस्कृति और सभ्यता, इतनी प्राचीन संस्कृति सभ्यता जो जनक जानकी कालीन से त्रेता युग से आज तक रहा, वो आगे कैसे और जिए, उसकी संवर्धन कैसे हो, संरक्षण कैसे हो, इन चीज़ों के ऊपर में बिहार सरकार के पास कोई नीति नहीं है। बिहार सरकार जितने बजट निर्माण करती है उसमें हमारे मूल्य और मान्यता के लिए उनके पास कोई नीति नहीं दिखता। आज 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में, लेकिन सच देखा जाए तो मिथिला के लिए अमृत का औ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। आपने संस्कृति और सभ्यता की बात करी है, तो वहाँ के कहते हैं सरकार कुछ भी इस बारे में भी काम नहीं करती। वहाँ के नेता तो जात पात की बात करते हैं, वहाँ के नेता धार्मिक उन्माद की बात करते हैं, वहाँ के नेता तो किसी तरह से वोट लेकर के सत्ता में पहुँचने की बात करते हैं, और उसके बाद उनके पास तो कोई सोच है नहीं। आज उनके एरिया से 60% लोग पलायन कर गए। उनके गांव में, उनके घर में, उनके समाज में विभाजित लोग बैठ रहे हैं कि मेरा जात ये, उसका जात ये, उसकी ये समुदाय, उसकी ये व्यवस्था। इसी में लोग विखंडित समाज में रह रहे हैं। उनके पास तो कोई सोच लग नहीं रहा। वो तो बड़े बड़े नेताओं के पिछलग्गू बन के काम कर रहे हैं। उनके लिए ये मूल्य मान्यता, संस्कृति सभ्यता का क्या, मान लीजिए कि क्या काम कर सकते हैं वो लोग। हम तो उनसे, उनके काम से संतुष्ट नहीं है। कहाँ से आई हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल चौधरी है, साउथ एक्स से आई हूँ। जिस तरह से दूसरा मुद्दा जो है दहेज मुक्त मिथिला, मैं खुद भी बिहार से हूँ, तो मेरे को पता है कि दहेज कितना ज़्यादा वहाँ पे जाता है। जिस तरह से, चाहे वो लड़की का शादी हो या लड़की का, पर लड़की का आमतौर पर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि फैमिली को ना घिराव में हो जाता है।
तो आप उससे हटाना चाहती हैं, जिस तरह से आप सरकार से कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी दहेज एक रोग है जिसको हमें हटाना चाहिए, स्पेशली मैथिली लड़कियों के लिए जो कि एजुकेटेड होती हैं, लेकिन अगर गरीब होती हैं तो उनके लिए मैच पेयर नहीं मिलता। अगर गरीब घर से लड़की अच्छी निकल रही है फिर भी पेयर नहीं मिलता। एजुकेटेड लड़की हो जाने के बावजूद कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में बना हुआ है एक दायित्व कि हमें लड़की को दहेज, शादी करी तो दहेज देना ही है, तो हमारे जब एजुकेटेड गर्ल्स जो हैं वो क्यों नहीं इस बात पे कदम उठाती है, वो अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं अवेयर करती है? उठा रही हैं तो फिर उसका अलग वो निकल रहा है, कहीं लव मैरिज हो रहा है, कहीं इंटरकास्ट मैरिज। मैं चाहती हूँ सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि कानून तो 60 ईस्वी में ही बना हुआ है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज लेना पाप है। चाहे वो दहेज शादी के टाइम में उपहार भी कोई देता है तो वो एक दहेज के रूप में माना जाता है और वो गलत है, निषेध है, नहीं होना चाहिए। आपके भी तो शादी के टाइम में आपके यहाँ घर वालों ने भी तो दिया होगा ना दहेज? बिल्कुल दिया, जो नहीं देना चाहिए वही मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि अगर कानून बना है तो लागू क्यों नहीं करते हैं, जेल क्यों नहीं होती है लेने वालों का। तो अगर इस कानून को सही उससे उपयोग करें, अभी तो हम उनकी मदद कर रहे हैं, हम सरकार की मदद कर रहे हैं, कानून ये मुहिम चला के दहेज मुक्त मिथिला का अभियान चला के हम सरकार का एक तरह से मदद कर रहे हैं। सरकार का जो कानून बना है उसको सही तरीके से लागू करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं कहा जाता है जब किसी भी परिवार की लड़की को जब दान दिया, मतलब उसको दिया जाता है दहेज में, तो कहा जाता है कि आपकी लड़की के लिए ही दे रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, वो एक्चुअली लड़कियों के लिए ही होता था, अभी तक था, लेकिन अब तो ऐसे अधिकार से मांगा जाता है जैसे कि ये अगर नहीं दिया तो शादी ही नहीं होगी। तो ये मिथिला के लिए सबसे बड़ा रोग है जिसको हमें हटाना ही है और इसलिए भी शायद ज़रूरी है कि हम अलग मिथिला राज्य की मांग करें कि वहाँ पर ये कानून अच्छे से लागू हो। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए था कि लड़कियों को सुख सुविधा में रखें, इसलिए माँ बाप पहले ज़माने में देते थे शायद कि हाँ हमारी लड़की को सुविधा मिले, वो आराम से रहे, पर धीरे धीरे ये एक व्यापार बन गया। व्यापार बन गया। ये लड़के वाले जब ये सोचने लगे हम अपने बेटे को पढ़ाते हैं तो उनके एक तरह से ये कि उनको पढ़ाया, अब उनकी बेटी को ये रखेगा, तो हम उसके लिए मतलब ये एक तरह से आप सोचिए कि वो लड़के को बेच के कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ना लड़कियों का तालमोल जो है वो किया जाता है। हाँ, मोल लगने लगा ये, और ये एक व्यापार बहुत अच्छे तरह से फलने फूलने लगा। विरोध भी अगर माँ बाप लड़की के लिए खेत बेच के भी देना है तो देना है, क्योंकि उनकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए। एक बीच में ये परंपरा चल पड़ी थी, लेकिन जब ये नासूर की तरफ बनने लग गया, लोगों को बहुत मुश्किल होने लगी, तब उन लोगों ने अब इसका धीरे धीरे फिर से विरोध करना शुरू किया। बीच में ये तालमेल बहुत अच्छा चल रहा था, लड़के वाले मांग रहे हैं, लड़की वाले दे रहे हैं, ये तालमेल बहुत अच्छा बहुत दिनों तक चला, लेकिन अब फिर ये समस्या, इसके बावजूद भी उनकी लड़कियां खुश नहीं थी। मैंने जहाँ तक देखा है, मतलब मैंने भी खुद कुछ लड़कियों से बात करी है, मैंने देखा कि कितनी भी एजुकेटेड क्यों ना हो, उनका कहते हैं ना पैसे मांगने का जो तरीका होता है ना वो कहीं ना कहीं फिक्स रहता है कि देना ही देना है, देना है, लेना है, देना है। ओके, हाँ जी। तो बस यही कहना है कि ये दहेज जो है ना ये जड़ से खत्म हो जाए, हम लोगों का ये प्रण है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी पीढ़ी से ही ये खत्म, हाँ धीरे धीरे हटके ही रहेगा दहेज, लेकिन समय लगेगा, लेकिन अगर सरकार इम्प्लीमेंट करे तो जल्दी हो सकता है। और भी लोगों से हम खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फूल कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं दरभंगा से आया हूँ। अच्छा, दरभंगा में कहा जाता है कि काफी बदलाव किए गए, मॉल है वहाँ, तो फिर भी लोगों को दिक्कत है क्या? दरभंगा में जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से तो विकसित नहीं हुआ है, लेकिन पहले से अब मतलब विकसित थोड़ा तो हुआ है ना? हाँ, पहले से थोड़ा बेहतर है, तो उस हिसाब से लोगों को जितना रोजगार मिल रहा है वहाँ पे ही लोग रह रहे हैं। बाकी मिथिला में पलायन बहुत ज़्यादा है क्योंकि रोजगार धंधा वहाँ पे नहीं है, इसलिए वहाँ से लोग भाग के यहाँ आते हैं। इसलिए हम लोग मिथिला राज की मांग को लेकर के आज जंतर मंतर पर विशाल धरना दे रहे हैं और हम लोग पूरी उम्मीद के साथ पूरी आशा करते हैं कि हम लोग मिथिला राज, पृथक मिथिला राज लेकर के रहेंगे। सर क्या नाम है आपका? राजेश झा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं मिथिला से हूँ।
अच्छा, मधुबनी से हैं? दरभंगा से हूँ। अच्छा, दरभंगा से। जिस तरह से यहाँ पे दो मुद्दे उठाए गए हैं, सबसे पहला कि मिथिला राज्य बनना चाहिए, दूसरा कि जो दहेज मुक्त मिथिला है। कहा जाता है कि जब सीता माता बहुत हमारी जो प्रसिद्ध है मिथिला से, जिनका विवाह भी वहीं हुआ, कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जिस तरह से कहीं ना कहीं जो कन्यादान दिया जाता है, जिस तरह से लड़कियों में दहेज दिया जाता है शादी के वक्त में, वो सबसे ज़्यादा देख रहा था कि बिहार में सबसे ज़्यादा दहेज दिया जाता है। उस पर अब आप एकदम से क्यों आप लोग इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं? देखिए, मुख्य मुद्दा तो हम लोगों का मिथिला राज्य का है, लेकिन मिथिला राज्य का मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं है, यह एक सामाजिक आंदोलन भी है। और इसके सामाजिक दायित्व और सामाजिक आंदोलन की प्रकृति के तहत हम लोगों ने दहेज मुक्त मिथिला नाम रखा हुआ है कि अगर मिथिला राज्य बनेगा तो वो मिथिला राज्य कैसा बनेगा, कैसा होगा, क्या उसमें वही कुरीतियाँ रहेंगी, क्या उसमें वही सारी गंदगी रहेगी जो और दूसरी आप एक अलग राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। सोचिए खुद भी थोड़ा, बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार, उनके लिए भी थोड़ा एक वो रहेगा कि यार जब हम बिहार को पूरा देख रहे हैं तो एक अलग मिथिला जब राज्य बनेगा तो उसके लिए भी एक अलग सरकार फिर बनेगी। हम लोग नीतीश कुमार के कारण ही समझिए कि मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। अच्छा। क्यों? विकास नहीं कर रहे हैं? एकदम नहीं, कोई विकास नहीं है। नीति आयोग का जो रिपोर्ट है पिछले वर्ष का, पूरे देश में 729 जिले हैं, उसमें से जो 20 सबसे निर्धन गरीब जिले हैं वो हमारी मिथिला क्षेत्र में आते हैं। तो बताइए, बिहार में रहकर हम लोगों को क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। तो अगर किसी सरकार के साथ रहकर हम लोगों को गरीबी, बीमारी, सुखाड़, बाढ़, पलायन, यही सब चीज़ें अगर हासिल हुई तो क्यों नहीं हम लोगों के लिए अपना निज सरकार बनना चाहिए, हमारी अपनी नेतृत्व विकसित होनी चाहिए। अच्छा, इससे जो आपके लोगों की संस्कृति और सभ्यता है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? पड़ा है ना, पलायन के कारण मैक्सिमम लोग दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, अलग अलग जगहों पर चले गए, गाँव छोड़ के देश आ रहे हैं। छोड़ के चले गए। पूरा गांव सुना पड़ा है, वहाँ की खेती चौपट हो गई, वहाँ का व्यापार चौपट हो गया। ये काम तो सरकार को करना चाहिए था ना। ये दायित्व किसका है कि सरकार अपने लोगों के रहने के लिए व्यवस्था विकसित करे। वह व्यवस्था अगर विकसित नहीं हो पाई तो सरकार का फेलियर है ना। तो अब तो देश की आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में भी हम लोगों को विष मिल रहा है, तो उस विष से निकलने का क्या तरीका है? बिहार की दादागिरी से बाहर निकलकर मिथिला राज्य की स्थापना। तो नीतीश कुमार मतलब दादागिरी कर रहे हैं? एकदम दादागिरी कर रहे हैं। सारा हमारा पैसा खर्च हो रहा है राजगीर में और नालंदा में। 100 रुपए में 66 रुपये हमारे क्षेत्र में खर्चा होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी 66% है। जिताने वाले भी तो आप लोग ही जनता है ना। जनता जिता, देखिए क्या होता है, जनता को तो वहाँ पर जाति के आधार पर तोड़ दिया गया है। तो इस कोड़ से बाहर जब जनता निकल जाएगी ना, तब उसके समझ में बात आएगी। इसीलिए हमारी तरफ से सामाजिक आंदोलन भी चलाया जाता है, जिसका एक प्रकल्प आप दहेज मुक्त मिथिला के नाम से देख रहे हैं। तमाम लोगों से हमने खास बातचीत करी कि उनका क्या कुछ कहना था कि किस तरह से यहाँ पे जो दो कारण है, मिथिला राज्य ये लोग चाहते हैं और दूसरा दहेज मुक्त मिथिला भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से मिथिला जो एक प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, ये लोग अलग उसका राज्य भी चाहते हैं। तमाम लोगों की हमने खास बातचीत सुनी। आपकी क्या राय विचार है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ मैं साक्षी जल्द हाजिर होंगी।